स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप, और 5 शहर 5 खबर में जिन 5 बड़ी खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली खबर में बताएंगे, सीएम शिवराज ने प्रदेश के 33 जिलों में शैक्षणिक भवनों का लोकार्पण कर विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी। दूसरी खबर में हम बताएंगे कैसे बीजेपी अब 28 विधानसभा क्षेत्रों में हाईटेक प्रचार करेगी। तीसरी खबर सतना जिले के मंझगवा से, जहां एक सैनिक परिवार दबंगों के आतंक से परेशान है। चौथी खबर में बात होगी दमोह जिले के तेंदुखेड़ा की, जहां कागजों पर आधार कार्ड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। मिंटो हॉल में आयोजित इस लोकार्पण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। प्रदेश के जिन नवनिर्मित शैक्षणिक भवनों का लोकार्पण किया गया, उनमें आदिम जाति कल्याण विभाग के 357 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत के 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालय, 4 करोड़ 63 लाख रुपए के 3 छात्रावास के नवीन भवन और स्कूल शिक्षा विभाग के 135 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बने 129 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शाला भवन शामिल हैं। चुनाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में इन भवन का लोकार्पण किया गया, और जिन जिलों में विधानसभा उपनिर्वाचन, वहां के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के बाद 13 कन्या शिक्षा परिसरों में जनजातीय वर्ग के 6370 बालिकाओं और 3 छात्रावास भवनों में 150 छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के नवनिर्मित 129 भवन 26 जिलों के अलग अलग स्थानों पर निर्मित हैं। इन शाला भवनों के निर्माण से करीब 21,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन शालाओं के लिए शीघ्र ही फर्नीचर की व्यवस्था भी की जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने भोपाल, शाजापुर और उमरिया जिले के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में संवाद भी किया है। आपका नाम बताइए पहले। पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, कैसा बना है कन्या शिक्षा परिसर? बढ़िया बना है सर। देखा या वैसे ही बाहर से बैठ के कह दिया आपने बढ़िया बना है? देखा है सर, देखा है। मैं देखा है? पूरा घूम के देखा हूं सर। बेटी, लैपटॉप मिल गया आपको? लैपटॉप के पैसे मिल गए? मिल गए। अकाउंट में आ गए थे? आ गए। फिर क्या किया उन पैसों का? अभी कुछ नहीं किया, आगे पढ़ाई में खर्चे करेंगे। लैपटॉप में नहीं करोगी बेटी? नहीं, लैपटॉप में नहीं, पढ़ाई में खर्चे करेंगे। चलो तुम खुश रहो जिसमें खर्चा करना हो, लेकिन लगे वो पढ़ाई में ही। हाँ। आगे क्या बनना है बेटी? आगे मुझे पटवारी बनना है। देखो, एकदम साफ और दिल की बात। ठीक है बेटी, मेरी शुभकामनाएं आपको। सुरक्षा, खूब आगे बढ़ो। बहुत बधाई, और कड़वाला वालों को भी बहुत बहुत बधाई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई ये सौगात विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात तो है ही, लेकिन इसके बाद आने वाले समय में क्या वाकई इन तमाम चीज़ों से कोई व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा या शिक्षा दुरुस्त होगी? जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खबर को और भी समझते हैं, हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रत्नाकर जी, जिस तरह से सौगात दी गई है, हालांकि देखा जाए तो इससे किस तरह का सुधार होगा ये तो समझने की कोशिश आपसे होगी, लेकिन क्या इसका असर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी दिखाई देगा? आप इसे कैसे देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने का पैमाना इसको नहीं माना जा सकता, लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर हम अपने एजुकेशनल सिस्टम जो होता है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसे अभावों से दूर करना, तो उसको उस दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और जिस हिसाब से हॉस्टल्स दिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनमें इनपुट की जा रही है, तो उसके चलते ये निश्चित रूप से होगा कि जो छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं सही मायनों में उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जैसे भी मुख्यमंत्री ने भी उस बच्ची से कहा कि आप जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसका इस्तेमाल आप पढ़ने में कीजिएगा। तो ये वो करने का एक तरीका होता है और एनकरेजमेंट देने का तरीका होता है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने रह जाती है कि जो आपके पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जो आपने एनहेंसमेंट उसमें किया है, अब उसका बेटरमेंट की तरफ कैसे ले जाते हैं। वो जो मशीनरी है आपके स्कूल एजुकेशन की, वो कैसे, और
अपने आप को एम्पलीफाई करती है, अपनी योजनाओं को कैसे अपने आप को वो और प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है, ताकि सरकार जो इतना ज़्यादा पैसा दे रही है। अब आप देखिए 357 करोड़ रुपए से केवल आदिम जाति के अगर ये बनाए जा रहे हैं नए हॉस्टल्स और बिल्डिंग्स, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च कर रही है, आगे की जिम्मेदारी उस मशीनरी की हो जाती है जिसे एक पैसे का सही इस्तेमाल करना है। सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठा दिया है, बट द पीपल हु हैव टू एग्जीक्यूट द सेम प्लानिंग, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी अभी जिम्मेदारी आ जाती है। पारुल, बिल्कुल जिम्मेदारी भी और ज़रूरत भी जिन छात्रों को है, जिन जगहों पर है, खास तौर पर जहां हम देख रहे हैं कि कई ऐसी खबरें भी हम दिखाते हैं जहां भवन नहीं है, लोग पेड़ के नीचे कक्षा लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक, ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं। तो जाहिर है, हालांकि अगर इसे चुनावी लिहाज से जोड़कर देखा जाए, लेकिन निर्वाचन जहां है, जहां चुनाव है, वहां पर इस तरह के किसी भी अनाउंसमेंट को शिवराज सिंह चौहान ने नहीं अपनी बातों में रखा। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस चुनावी मौसम? और निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होगा। देखिए, एक कोशिश होती है दिखाने की कि आज अगर हम चुनावी आचार संहिता के चलते आपके क्षेत्र में यदि ऐसी सौगात नहीं दे पा रहे, तो आप एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में है जो गवर्नमेंट इस तरीके की सौगात चुनाव के बाद आपके इलाके को निश्चित रूप से देगी। एक ही होता है इसका मैसेज जो सीधा सीधा चला जाता है, भाई अब इतना अवेयरनेस हो चुका है सोशल मीडिया के चलते कि एक आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने आज मेरे क्षेत्र में क्यों नहीं उस सौगात को दे पाए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता उसके बाद वो कुछ न कुछ करेंगे। दूसरा, इसका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, आप ये देखें कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो होता है, इसकी जो जनरेशन है, ये 3 साल बाद जो मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके समय तक वोटर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग इन्हीं कक्षाओं से निकलकर खड़ा हो चुका होगा। और आज यदि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 डायलॉग करते हैं बच्चों के साथ में भी आजकल, तो 3 साल के बाद में बहुत बड़ी वोटर्स की ऐसी फौज खड़ी होगी जो जिसे अगर आज इम्प्रेस कर लिया जाता है, जिसे आज यदि शिवराज सिंह चौहान प्रभावित कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वोट देने का आधार भी तैयार हो सकता है। तो जहां इसका जन कल्याण वाला पहलू है, वहीं इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। और निश्चित रूप से कोई भी पार्टी होती है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि अपनी योजनाओं से वो कुछ राजनीतिक लाभ भी हासिल कर सके। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी जानकारी के लिए। तो हर खबर का एक अलग पहलू होता है, हर अलग अलग एंगल्स होते हैं खबर को समझने के, और भले ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन चुनावी लिहाज में इसके पीछे की भी कहानी है जो हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर जी हमें समझा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनावी कैंपेन रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने कैंपेन को हाईटेक बना दिया है। बीजेपी ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए ऐसे हाईटेक वीडियो रथ तैयार करवाए हैं जो कई खूबियों से लैस हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन वीडियो रथ को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये रथ विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बखान करते हुए नजर आएंगे, जनता के बीच ये बखान करेंगे। इन वीडियो रथ को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इनमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण की वीडियो टेप ऑटोमेटिक प्ले होती रहेगी। इसके साथ ही जो योजनाएं सरकार ने बीते 5 से 6 महीने में मध्य प्रदेश में चलाई या लॉन्च की, उनके बारे में भी जनता को बताया जाएगा। बीजेपी की कोशिश इन वीडियो रथों को पूरे विधानसभा क्षेत्रों में घुमाने की है। ये वीडियो रथ कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इन्हें किसी भी जगह खड़ा करके सीधा प्रसारण करने वाली मशीनों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो रथ में इंटरनेट कनेक्शन के जरिए लाइव प्रसारण की सुविधा भी है। बीजेपी की तैयारी बड़े नेताओं की सभाओं और रैलियों को इन वीडियो रथ के जरिए सीधा प्रसारण करवाने की भी है, ताकि एक वक्त में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके वीडियो रथ रवाना किए हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है। अब वो गरीबों को नंगे भूखे समझते हैं तो नंगा भूखा कहते हैं। ये उनके अंदर जो संस्कार है, जो भाव है,
उसका प्रकटीकरण है। हमने कोरोना काल में भी विकास के कामों को रुकने नहीं दिया। धन की कमी का रोना नहीं रोया। जब जरूरत होती है, जनता मांग करती है, हम मांग स्वीकार करते हैं। अब हम विकास का काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। अब मैं अगर अपनी जनता को प्रणाम करूं, प्रणाम करना अपनी संस्कृति है और इसलिए हम सदैव जनता के चरणों में झुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने हैं। तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से इन हाईटेक रथों को रवाना किया गया, जिसका मकसद ये होगा कि जिस भी जगह कोई कार्यक्रम है, बड़े नेता रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो उसका सीधा प्रसारण और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, हाईटेक रथ का सहारा, हालांकि पहली बार नहीं है जब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर प्रचार प्रसार में आगे रहने की कोशिश कर रही हो बीजेपी, लेकिन तमाम विधानसभाओं में हाईटेक रथ भेजे जा रहे हैं। इसकी क्या खूबियां होंगी, क्यों आखिर बीजेपी इनका उपयोग कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए पारुल, अगर बात करें तो कोरोना काल में सबसे पहले बीजेपी ने वर्चुअल रैलियों की शुरुआत कर दी थी और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को शपथ ली, उसके बाद से तय था कि जिन 25 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है वही उम्मीदवार होंगे। तो लगभग 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका और ये सारे लोग अपने क्षेत्र को एक 2 बार नाप चुके हैं। कई बार दिक्कतें ये आ रही है क्योंकि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए हैं तो बीजेपी के बारे में उतने विस्तार से वो अपने लोगों को बता नहीं पाते, क्योंकि इन लोगों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं और जनता जुड़ी हुई है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बीजेपी ने हाईटेक रथ उतारने का फैसला किया है। ये रथ उन इंटीरियर क्षेत्रों तक जाएंगे जहाँ की मुख्यमंत्री, कांग्रेस बीजेपी के तमाम बड़े नेता नहीं जा पा रहे हैं या प्रत्याशी नहीं पहुंच पा रहा है। किसी बड़ी सभा में प्रत्याशी अगर उस समय नेता के साथ मौजूद है तो ये रथ उस क्षेत्र में किसी एक कोने में ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां की जनता को वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की उपलब्धियां बता पाएंगे और लाइव उनको प्रसारण सुनवा पाएंगे। तो बीजेपी को इससे एक तो पैसे की बचत होगी, दूसरी बात वो इंटीरियर तक ऐसे क्षेत्रों में चली जाएगी जहाँ की कांग्रेस अभी तक पेठ नहीं बना पाई है। तीसरी बात सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल में चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बड़ा कठिन हो गया है, ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश भी हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाए और जिस प्रकार के मामले लगातार निकल रहे हैं तो उससे एक बचाव का बड़ा जरिया ये हाईटेक रथ साबित होंगे, क्योंकि ये जहाँ भी खड़े होंगे तो जनता दूर दराज से या चलते हुए अपनी बात कह सकेंगे, तो जनता को घर बैठे जो चीजें बीजेपी के नेताओं को कहनी वो सुनाई दे जाएगी, तो उसका उनका समय बचेगा, कोरोना से वो बचे रहेंगे, तो बीजेपी अपनी बात दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अपनी बात या हाईटेक रथ एक बड़ा सहारा साबित होंगे। और मनोज जी ने जैसे बताया कि एक बड़ा नंबर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों का शामिल हुआ है बीजेपी में। 22 विधायक और 3 और मिला लीजिए तो 25, ये तमाम लोग कांग्रेस से थे और बीजेपी में शामिल हुए। तो और इनके साथ कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, तो बीजेपी के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच इन हाईटेक रथों के माध्यम से जनता के सामने रखी जाएगी, जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इन रथों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों सतना जिले के ग्राम पडिया में जाकर देश की सुरक्षा में शहीद सैनिक धीरेन्द्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उसी जिले के अधिकारी और कर्मचारी देश की सेवा में तैनात सैनिक के परिवार को परेशान करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। पूरा मामला सतना के बिरसिंहपुर तहसील में आने वाले हरदी गाँव का है। सैनिक की पत्नी ने घर तक आने जाने के लिए रास्ता दिलाने के लिए मचकवा एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया है। सैनिक के परिवार का आरोप है कि गांव के दबंग राजकुमार सिंह और देवीदीन ने आम रास्ते पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है, जिसका विरोध करने पर वो सैनिक के परिवार से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं। सैनिक का परिवार कई बार धारकुंडी थाने में दबंगों के खिलाफ शिकायत भी कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि देवीदीन सतनामी को पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित किया गया है, जिसका
जियो टैग दूसरी जगह है, लेकिन देवीदीन दबंगों की शह पर उस जगह पर घर ना बनाकर रास्ता रोकने के मकसद से शासकीय रास्ते पर मकान का निर्माण कार्य कर रहा है। यहाँ से एक सरकारी ज़मीन है जिसके लिए हम लोगों ने रास्ते के लिए आवेदन दिया था और किसी ने भी सबको दिया, पटवारी, तहसीलदार, तो किसी का कागज़ मझगवां एसडीएम ने नहीं देखा और अपना फैसला सुना दिया। सर मेरे पति और मेरे जेठ है वो दोनों आर्मी में है और हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम और मेरी सास और एक दूसरे नंबर के जेठ है जो गूंगे हैं। तो सर हम कहाँ जाएं? जब किसी ने हम लोगों का आवेदन नहीं स्वीकारा तो हम लोग क्या करें और कैसे अपना सिर्फ थोड़ी सी रास्ते के लिए यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन है। निकल सके बरसात में, आज भी नहीं निकल सका तो उनके पट्टे की ज़मीन वहाँ वो नहीं निकलने देते तो अपने पट्टे से कोई निकलने देगा। शासकीय ज़मीन चाहिए, रोड चाहिए शासकीय बाहर निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए। हमारे दोनों बेटे फौज में हैं, एक गूंगा घर में है तो हम उसी के सहारे में रहते हैं, गूंगा के सहारे में। हम लोग इतने सियाने हैं, वो निकलते भी हैं तो हम लोग सुना गाली गलौज दे रहे हैं, शांत रहते, कुछ बोलते नहीं है। टाइम पे मुझे आश्चर्य है, जब वो क्वारंटाइन थे तब अपना वक्तव्य दे रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं है और वो मामला को खारिज कर दिए। और रही बात ये स्टे के बावजूद भी काम, मुझे आश्चर्य लगता है न्यायालय की तौहीन होती है। स्टे लगा है, पुलिस आती है, काम नहीं कर रही है, स्टे के बावजूद भी काम चल रहा है, मतलब आश्चर्य है। और रही सरकार की बात, सरकार तो अब एक फौजी शहीद हो जाता है तो रातों रात रास्ता बनवा के दुनिया भर तमाम राजनीतिक दल आके सहानुभूति देते हैं पार्थिव शरीर ले जाने के लिए। मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूँ, इस काम के लिए मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरा परिवार आया। तो देवीदीन सतनामी नाम है उस व्यक्ति का जिस पर आरोप हैं इन तमाम चीज़ों के, लेकिन बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। सैनिक जिसे हम अपने लिए गर्व की बात मानते हैं, हमारी देश की सुरक्षा में, देश की बॉर्डर पर हम तमाम सैनिक तैनात होते हैं। महिला जिसकी आप बातें सुन रहे थे, इसके घर के जो पुरुष हैं वो इनके खुद के पति और इनके जेठ बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि वो आर्मी में हैं और इन्हें परेशान किया जा रहा है। अब ये हालात हैं हमारे देश की सेवा करने वाले लोगों के परिवार के, तो बाकियों का तो आप अंदाज़ा लगाइए। चंद्र भवन हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। चंद्र भवन, महिला की बात हमने सुनी, आखिर क्यों ऐसे दबंग के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और आखिर क्यों पुलिस इस मामले में शांत बैठी हुई है? सिस्टम में जो अधिकारी मौजूद है वो उस मामले में शांत बैठे हुए हैं, सड़क जो रास्ता उस पर घर बना लेता है दबंग। जी मैं बताना चाहता हूँ, सतना जिले की बिरसुलपुर तहसील के ग्राम हरदी का मामला है। वहाँ की निवासी नेहा सिंह ने एसडीएम कार्यालय मझगवां हेमक्रम दुर्बे को आवेदन दिया था, जिसमें अपने घर आने जाने का रास्ता दिलवाए जाने की मांग की गई। गांव के उप सरपंच दबंग पति राजकुमार और देवीदीन और उसके पुत्रों द्वारा शासकीय रास्ते का अतिक्रमण किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देवीदीन सतनामी नाम बताया जा रहा है, पीएम आवास योजना के तहत इन्हें मकान आवंटित हुआ जिसका जियो टैग दूसरी जगह है, लेकिन सड़क पर ये अपना आशियाना तो नहीं बना, सड़क पर ये अपना आशियाना खड़ा कर रहे हैं जो सड़क लोगों के चलने के लिए है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों को आधार से जोड़ने के लाख प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए जगह जगह सेंटर भी खोले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, कई जगहों में ये सेंटर सिर्फ कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं। ताज़ा मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील से सामने आया, जहां 7 आधार कार्ड सेंटर होने के बावजूद आलम यह है कि सिर्फ 2 ही सेंटर धरातल पर संचालित हो रहे हैं, यानी हकीकत में वहां मौजूद हैं। बाकी के 5 आधार कार्ड सेंटर सिर्फ कागजों में हैं, अपनी सेवाएं भी उन्हीं कागजों में दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शासकीय भवनों में संचालित होने वाले ये सभी सेंटर निजी दुकानों में संचालित हो रहे हैं, जिसकी भनक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तक को नहीं है। अधिकारियों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर आधार कार्ड मशीन वास्तव में कहाँ संचालित हो रही है, कहाँ अपनी सेवाएं वो दे रही है। कोई सेंटर नहीं है, इस संबंध में भी तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी सेंटर के लिए यहाँ पर अधिकृत किया गया है। हाँ, अभी लगभग 15 दिन पहले जरूर राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड की मशीन भेजी गई है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके लिए जो हमारा ऑपरेटर है वो रजिस्टर्ड हो रहा है। देखिए, ये जो बात आप बता रही है, आप ही मीडिया के माध्यम से मेरी संज्ञान में ये चीज़ लाई गई है।
परंतु जहाँ तक विभाग का काम है, विभाग को इस प्रकार से आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई ना तो सूचना दी गई है और ना ही इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। राज्य या अन्य आधार से संबंधित कोई भी मशीन जो है यहाँ BRC में आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं। इसके संबंध में क्योंकि देखिए पूर्व में जो BRC थे, मैं तो एक प्रभारी में हूँ, पूर्व में जो BRC उनसे भी ये इस संबंध में बात की गई है। उन्होंने यही बात बताई है कि आज दिनांक तक वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा इस BRC कार्यालय तेंदुखेड़ा के लिए किसी प्रकार से आधार से संबंधित कोई भी अभिलेख ना मशीन उपलब्ध कराई गई है और ना यहाँ BRC के माध्यम से कोई भी ID जनरेट की गई है। सर आधार सेंटर संचालित है कि नहीं है नगर परिषद तेंदुखेड़ा? नगर परिषद कार्यालय में नहीं है। आप शहर में हो ऑनलाइन तो खुद देख रहे हैं। नगर पालिका संचालित नहीं है, मतलब नहीं है सर संचालित। नगर परिषद कार्यालय कोई संचालित नहीं आधार सेंटर। आप खुद देख लो ना, खुद ऑनलाइन देख रहा था, मैं कहाँ से। तो आधार कार्ड सेंटर कागजों में साथ हैं, लेकिन जमीन पर, धरातल पर यानी हकीकत में जो संचालित हो रहे हैं सिर्फ 2 ही हो रहे हैं। अब आप समझिए कितना घोटाला सरकारी कामों में भी होता है, और ये पहली बार नहीं है। अमूमन इस तरह की खबरें तो आप सुनते ही रहते हैं। अर्पित संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अर्पित, बाकी 5 कागजों में ही अब तक संचालित हो रहे हैं, अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि तेंदुखेड़ा ब्लॉक में 7 आधार कार्ड सेंटर संचालित है, जो कि शासकीय सरकारी बिल्डिंगों में है। बावजूद उसके 2 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो मतलब एक इंडिया पोस्ट आधार कार्ड मशीन बनाती है, जो पोस्ट ऑफिस बैंक है, वो स्थायी रूप से अभी काम कर नहीं रही है। और दूसरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली मशीन, जो वर्तमान में अभी भी सेवाएं दे रही है। वहाँ पे लगातार आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनमें सुधार का कार्य किया जा रहा है। लेकिन 5 सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ मात्र कागजों में ही दर्ज, जैसा कि BRC अधिकारी ने भी इस चीज को पुष्टि की है कि उनके यहाँ भी कोई इस प्रकार का कोई सेंटर नहीं है। और नगर परिषद CMO ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनके कार्यालय में कोई आधार सेंटर है नहीं वास्तव में। अर्पित, कौन है जिम्मेदार अधिकारी जो सब कुछ जानते हुए अनजान बना बैठा? ये वो अधिकारी हैं जो, हालांकि मैं आपको बता दूं कि UIDAI का एग्जाम जो भी व्यक्ति निकालता है उसको आधार सेंटर की प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ई-गवर्नेंस के, जिनके हाथों में ये पूरी मतलब कही जाए तो जानकारी रहती है, वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं रहे। जब जिम्मेदारी ही नहीं निभाएंगे जिम्मेदार अधिकारी, तो भला कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सिस्टम जो संचालित किया जा रहा है कि लोगों को फ़ायदा हो सके, परेशानियां ना हो, वो पूरा होने से रहा। बहुत शुक्रिया अर्पित जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि सेंटर के नाम पर भी राशि ली जा रही होगी, उसमें जो रोज़गार लोगों को देना है उनके नाम पर भी कुछ ना कुछ कागज़ बनाए गए होंगे। बहुत घूमी हुई इस खबर में कहानी समझ आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस खबर को और भी हम डेप्थ तक खंगालें। बहरहाल अर्पित उस खबर को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1478 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,48,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात खराब इंदौर के हैं और दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल की स्थिति चिंताजनक। इंदौर में अब तक 30,000 के करीब कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, जबकि 638 लोग अब तक कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। भोपाल की बात कीजिए तो संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार पहुंच गई। वहीं जबलपुर, ग्वालियर में भी कोरोना का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोरोना से आप डर नहीं रहे हैं, किसी तरह का खौफ लोगों में बचा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं रहा है और खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो चुनावी जोश इतना है कि कोरोना का खौफ कम हो गया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि कोरोना बख्श नहीं रहा है। आप नहीं डरेंगे तो कोरोना अपना काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिए, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।